दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, है ना। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मैं हूं आपकी सोशल साइंस मेंटर सोनिया और आज हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो फ्लोरा एंड फोना होता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये किस तरह से इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि ज्योग्राफी में हमारा मेन कंसर्न है कंजर्वेशन। तो यहां पर भी हम कंजर्वेशन देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी स्पेशली फ्लोरा एंड फोना का कंजर्वेशन करते हैं, उसको कैसे बचाते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं फ्लोरा एंड फोना को बचाने के लिए। और लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी यानी कॉमन पीपल वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इनके कंजर्वेशन में। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले जैसा कि आपको पता है आप किसके माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हाई प्रोफाइल के माध्यम से। तो बच्चों हाई प्रोफाइल एक ऐसा माध्यम है जो आपको विभिन्न विषयों की जानकारी देता है और ना ही सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स को भी भविष्य में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि बिहेवियर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, जर्नल अवेयरनेस और बहुत कुछ। तो चलिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से क्या होता है कि हम जो है हमारा ये जो प्लैनेट है अर्थ उसको शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करते हैं हम? मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स, बहुत सारे दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं जैसे कि एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइकन्स, बैनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स, मतलब कुल मिला के फ्लोरा और फोना के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने इस प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज जो हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, ओके, उसी पर हम हैं और हम इसको शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम इज इन विच वी इंटरेक्ट विद आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ओके। और जिसमें हम यानी ह्यूमन बीइंग जो हैं, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम जो है वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज में मैंने आपको डेफिनेशन देकर बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो किसी भी डेवलपमेंट में सेंटर में होते हैं, है ना। ह्यूमन किससे इंटरेक्ट करते हैं? नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और वो उसके अलावा क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उससे पूरा मैनमेड एनवायरनमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है जिसका हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। और इसमें फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, ओके। बिकॉज फॉरेस्ट क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है और जितने भी लिविंग बीइंग हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें जानना, क्या जानना? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द what that is the environment and we as a human being। तो इस तरह से this is our biodiversity। इसे हम क्या बोलते हैं? importance of the biodiversity, कि human beings are interacting with the nature, कि हम अपनी प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? that is interact कर रहे हैं और उसी में हमारा पूरा ecological system जो है वो बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें वाइल्ड लाइफ, जिसे आप फोना, ओके, एनिमल्स और जितनी भी स्पीशीज होती हैं, ओके, डाइवर्स फॉर्म होता है, फंक्शन होते हैं, ऑल आर इंटीग्रेटेड, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में फूड चेन के बारे में पढ़ा है, आपने देखा है कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है किसका? ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नेचर। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है या जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है, तो ये बहुत रिच है फोना एंड फ्लोरा में और मल्टीपल नेटवर्क है इंटर डिपेंडेंस के, ओके। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स एंड द नेचर, यहाँ प्लांट्स बने हुए हैं, तो ये किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है, हर्बीवोर, है ना। तो प्लांट्स जो हैं, हर्बीवोर का फूड प्लांट से मिलता है, कार्निवोर का फूड हर्बीवोर है, ओमनिवोर जो दोनों करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्या है? इंटर डिपेंडेंस है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ओके।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, ओके, जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इंडिया जो है वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर? तो इंडिया का जो प्लेस है वो 12th नंबर पर आता है मेगा बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि वी हैव millions of plant species, animal species, okay, and it is possibly that is we can say कि अभी बहुत सारी ऐसी plants और वो होंगे twice और thrice जो हमने अभी डिस्कवर नहीं किए हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में देयर आर द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो हमारा फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा और फोना, ठीक। तो ये जो डाइवर्स फ्लोरा और फोना है ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये इतना आसानी से मिल जाता है तो हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्लियर? और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा स्ट्रेस आ रहा है। आज देखिए जितनी भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ओके, वो फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो, हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो, तो ये सब जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टेकन एज ग्रांटेड ले लिया है। ओके, कि इतना सारा हमारे चारों ओर, ओके, हमारी नेचर ने, हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है और उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि वी हैव अ डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है कि हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसकी वजह से आज ये जो है हम ये प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर का, कंजर्वेशन। ओके, यानी हाउ टू मेक द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस। क्लियर? क्योंकि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी किया है, याद है आपको बच्चों? तो चैप्टर 1 में जैसे हमने किया है कि हमें कंजर्वेशन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, तो यहां पर भी जो कंजर्वेशन है, ओके, किसका, फ्लोरा एंड फोना का। जैसे कि हमने लैंड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन देखा, तो हमारा ये जो नेक्स्ट इस चैप्टर का मेन थीम है वो है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और हमें क्यों कंजर्वेशन की जरूरत है। ओके, तो हमारा यहाँ टॉपिक है व्हाई कंजर्वेशन, यानी कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना। ओके, तो जो कंजर्वेशन है ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ओके, बचाता है किसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। और जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वाटर, नंबर 2 एयर एंड सॉइल। ओके, तो इसके बिना हम नहीं रह सकते ना। यानी कि आपको याद होगा, या फ्लैशबैक में जाइए 7 का सोचिए, जिसमें आपने देखा था कि अर्थ जो है वो बायोस्फीयर क्यों है, क्योंकि यहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, और जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं वो क्या बन जाता है, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर, यानी कि हमारा अर्थ, ओके, ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ पे ये जो लिथोस्फीयर है यानी कि हमारी सॉइल, हमारी लैंड, ओके, हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर एंड एटमोस्फेयर एयर। ओके, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। तो ये क्या करता है, ये जो है मींस कंजर्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ओके, उनकी बेटर ग्रोथ कर सकते हैं, ओके, ताकि उनकी ब्रीडिंग जो है यानी वो मल्टीपल हो सके और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, और वो सब प्रॉब्लम आज सिर्फ यहीं नहीं पूरे विश्व में हो रही है। इसीलिए हम बात करते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपको पता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पर, ठीक है। और जो फिशरीज है वो हेवीली डिपेंडेंट है क्या, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसके जो मेन 2 डोमेन होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, यानी कि लैंड पर और वाटर पर। ओके, तो हम डिपेंडेंट है बिकॉज अगर क्रॉपिंग नहीं होता है तो हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हमारा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसमें हम डिपेंडेंट है फिशरीज पर। तो इस तरह से बहुत ही जरूरी है कि हम इनको कंजर्व करें, यानी अपनी जो आज प्रेजेंट है इसकी नीड को भी फुलफिल करें और फ्यूचर के लिए भी इसको क्या करें, इसको बचाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका क्या किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, है ना। हमेशा मैं बताती हूँ ना आपको हर उसमें सब्जेक्ट में और क्लास में कि किस तरह से, तो व्हाट आर द स्टेप्स, कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए। तो ये 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है।
ओके, कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पहला स्टेप लिया कि 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट पास किया, ये था इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये प्रोविजन दिया गया कि जो हैबिटेट है यानी रहने की जगह, किसकी हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ की, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो कहाँ, सिटीज में आ रहे हैं। और आए दिन ऐसी न्यूज हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो आकर, है ना, सिटीज में आ जाते हैं और समटाइम दे में अटैक ऑल्सो ऑन द सिटीजन्स। तो यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया कि उनका जो हैबिटेट है, उनका जो हैबिटेशन है, उनका हैबिटेशन क्या है, फॉरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, और इसके अलावा उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, ओके, जिन्हें हमें बहुत जरूरत है प्रोटेक्ट करने की। ओके, और मेन जो इसका एम था, है ना, थर्ड मींस एम ऑफ द प्रोग्राम, वो क्या था कि जितनी भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है, अब जितनी बची है एंडेंजर्ड, है ना। बच्चों, आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग बहुत ज्यादा किया। तो यहाँ पे जितना भी अब बच गया है और जिसे हमारी गवर्नमेंट ने एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया है, ओके, उनको बचाया जाए, है ना। किस तरह से बचाया जाए, कौन सा स्टेप उठाया जाए, हंटिंग को बैन कर दिया गया। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन करती है उनके हैबिटेट्स को, ओके, उनके फॉरेस्ट को, तभी तो है जो फॉरेस्ट उनको रिजर्व प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, और वाइल्ड लाइफ आइटम्स का जो ट्रेड होता है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट की गई है। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और जब जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ तो वहीं आप अंडरलाइन करिए, उसको लिखिए और बाद में एक बार रिवाइज करिए, बस हो गया। तो इस तरह से ये जो रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, तो दीज आर द स्टेप्स इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1972 का इसको लिया गया और किस तरह से ओके इसको किया गया। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो मैं आपको बता रही थी ना हैबिटेट, तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। ठीक, अब ये जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है, देखा कनेक्शन, मैं आपको बोलती हूँ ना, हमेशा कनेक्टिविटी होती है और आप कनेक्ट करते रहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया, उन्होंने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को किस तरह से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है बच्चों, और इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। ओके, स्पेसिफिकली कुछ स्कीम स्टार्ट की है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना। तो इसमें ये जो कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें भी बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, स्पेसिफिक एनिमल्स को, जैसे कि जो बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड, अभी मैंने आपको बताया था ना, थ्रेटन, है ना। अब थ्रेटन ये नहीं कि उनको कोई धमकी मिली है ना, कि वो बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, उनकी स्पीशीज, उनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पास्ट में दैट इज फॉर देयर स्किन, ओके, फॉर देयर यानी कि जो उनके सींग वगैरह होते हैं उनके लिए उनको बहुत ज्यादा हार्म किया गया। क्लियर, तो अब यहाँ पर ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको थ्रेटन है या जो एंडेंजर्ड है, तो उसमें कौन कौन से हैं, नंबर 1 टाइगर, ओके, सेकेंड वन ऑन राइनोसर्स, थर्ड कश्मीरी स्टैग और हैंगुल, और फोर्थ ये हो गया थर्ड, और फोर्थ हो गया 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। अब आप कहेंगे कि मैम क्रोकोडाइल्स के भी टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या डिफरेंस है, ओके, लिखिए आप कितना जानते हैं। और इसके अलावा जो फिफ्थ है वो एशियाटिक लायन। आपको पता है ना कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर शेर और चीता दोनों ही मिलते हैं। ओके, तो यहां पर इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि ये ज्यादा एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है। ओके, और इसके बाद गवर्नमेंट ने, ये तो स्टार्टिंग में उन्होंने प्रोजेक्ट में किया, इसके बाद गवर्नमेंट ने रिसेंटली आफ्टर द 1990s, ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन एलिफेंट को, ब्लैक बक को, ओके, ग्रेट इंडियन गोडाविन, ओके, स्नो लेपर्ड, इनको भी फुल या पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया। किसके अगेंस्ट, कि इनकी हंटिंग ना हो, इनका ट्रेड ना हो, उसको रोका जाए। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर
फ्लोरा एंड फोना और स्पेसिफिकली दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स, ओके, कि किस तरह से इनको बचाया जाए। ठीक, अब हम देखते हैं जो मैंने आपको बोला था ना कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, द सेपरेट क्वेश्चन कैन आस्क इन द बोर्ड एग्जाम, ओके, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर दीजिए। ठीक है, तो इसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो 1973 में, ठीक है, टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, यानी उनका भी सेंसस किया गया, काउंटिंग की गई। ओके, तो इस सेंसस से हमें ये समझ में आया, हमें ये पता चला क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो टर्न ऑफ द, यानी कि 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था तब 55,000 थी, और 55,000 से कितनी रह गई, 1827, तो बहुत कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर उनको लगा कि टाइगर पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा थ्रेट है। क्यों थ्रेट है, उनकी पोचिंग यानी इलीगल हंटिंग की जाती है ट्रेड के लिए, उनके हैबिटेट यानी कि जो फॉरेस्ट है वो कम हो रहे हैं। ओके, डिप्लीशन ऑफ प्रे, यानी कि ये क्या है, ये तो कार्निवोर है, ये डिपेंडेंट है अदर उसमें एनिमल्स के लिए, वो भी कम हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि ह्यूमन रेजिडेंस बनाने के लिए जो फॉरेस्टेड एरिया है उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पता लगाया गया कि भाई कॉजेस क्या है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है हमने यहाँ देखा कि 55,000 से 1827 हो गई, तो इसके कॉजेस क्या है। ओके, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो टाइगर का ट्रेड है वो उसकी स्किन के लिए किया जाता है, उसकी बोन्स के लिए किया जाता है ना, उसकी बोन से क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। ओके, तो इसी वजह से एशियन कंट्रीज में जो टाइगर पॉपुलेशन है अब वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई है। ठीक, तो इसीलिए, और ये भी है कि इंडिया और नेपाल ये 2 ऐसी कंट्री है जो जहां पर 2/3 यानी वर्ल्ड के जो 2/3 टाइगर पॉपुलेशन है वो कहां पर है, कौन सी कंट्री में है, इंडिया एंड नेपाल में। और ऑब्वियस है कि जब लोगों को पता है कि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है तो ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, टारगेट, वो चाहते हैं कि जाएंगे हम इंडिया और नेपाल, और जो हमें क्या चाहिए कि टाइगर की स्किन और टाइगर के बोन्स चाहिए, ठीक है, वो हम यहां से एक्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत कंपलसरी हो गया था हमारी गवर्नमेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च करना टू सेव द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर विच केम टू बी नोन एज द प्रोजेक्ट टाइगर। ओके बच्चों, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दीज आर द कॉजेज एंड दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के ये इंपॉर्टेंट फीचर थे। अब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था कि इसको जब लॉन्च किया 1972 में, तो इसके बाद टाइगर कंजर्वेशन जो था, ओके, उसको ये देखा जाने लगा कि ये सिर्फ हमारा जो एफर्ट है सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि जितनी भी बायोटाइप्स है उनको भी हम प्रिजर्व करें। ओके, तो कॉर्बेट इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैप में भी इनका लोकेशन लोकेट करना आना चाहिए। तो क्या था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंबर 1 कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्टेट में बना। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। ठीक है, ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेट से आप इनको लोकेट कर सकते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिकली सिर्फ किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, उनको बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर तो एक मेन प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। 1 हॉर्न डायनासोर्स को सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था वो बनाई गई, कश्मीरी स्टैग को करने के लिए, यानी कि जितनी भी हमारी नेचुरल डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया गया। ओके, और फोकस ये था कि हमें सिर्फ इसके कुछ कंपोनेंट को नहीं, हमें अपनी पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है ना। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, कि फ्लोरा फोना फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तभी तो वो बैलेंस मेंटेन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन फोकस यही था कि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है अब जैसे जैसे फर्दर उनका डेवलपमेंट होता गया तो बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया जाए। ठीक है, उसके कुछ कंपोनेंट्स पर हमें से नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज है या इंपॉर्टेंट जो बर्ड स्पीशीज है सिर्फ हमें उन्हें ही बचाना है। तो अब ये रियलाइज होने लगा कि हमें क्या करना होगा, बहुत इंटेंसिवली किसको सर्च करना होगा, डिफरेंट कंजर्वेशन स्टेप्स को, मेजर्स को। ओके, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि एनिमल्स या बर्ड्स ही, इंसेक्ट्स भी
है ना, उनका भी एक प्लेस होना चाहिए कंजर्वेशन प्लानिंग में। बिकॉज आपको मैंने कहा ना कि पूरी बायोडाइवर्सिटी, तो पूरी बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, मतलब जितनी भी ओके प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, बर्ड स्पीशीज है, इंसेक्ट है, वो सब मिलाकर हमारी बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे ये रहा कि सिर्फ कुछ कंपोनेंट पर नहीं, अब सब पर। तो इसी के लिए फिर से अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, किसमें, वाइल्ड लाइफ एक्ट में। ओके, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 1986 उसमें अमेंडमेंट किया गया, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था 1970s में। तो यहां पर इसमें बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ऐड किया गया, किसमें, प्रोटेक्टेड स्पीशीज में। ओके, और 1991 में प्लांट्स यानी कि हमारा जो फ्लोरा है, प्लांट स्पीशीज को, उनको भी ऐड किया गया। तो बच्चों यहां आपने देखा कि किस तरह से कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जो इम्पैक्ट, यानी कि जो पहला उनका ध्यान था दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स, फिर एनिमल से वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और एट द लास्ट पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी इंक्लूडिंग द प्लांट स्पीशीज ऑल्सो। तो इसका कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, और इसमें गवर्नमेंट का यही था कि किस तरह से हमें अपने फॉरेस्ट को यानी कि हमारी प्लांट स्पीशीज को भी बचाना है। ओके, और ऑब्वियस है कि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल में हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल्सो एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो, यू नो, टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये था कि बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब फॉरेस्ट को मैनेज करना, है ना, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉरेस्ट। ओके, और इंडिया में भी मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमारे जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ओके, उनको मैनेज कौन करता है, उनको मैनेज गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो यहां पर उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, ओके, इस तरह से। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 33% एरिया, लास्ट प्रीवियस चैप्टर में अगर आपको याद है, ओके, तो जो लैंड यूज कैटेगरीज थी उसमें बताया था, तो इट शुड कम अंडर द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इंडिया में जो फॉरेस्ट है यानी कि हमारा जो फ्लोरा है उसको किस तरह से क्या किया जाए, उसको बचाया जाए, तो इसके लिए स्पेसिफिकली इस पर ध्यान दिया गया। और इस तरह से, क्योंकि इतने सारे फॉरेस्ट हैं, कुछ ओपन फॉरेस्ट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ स्कैटर्ड फॉरेस्ट होते हैं, तो विदाउट द कैटेगराइजेशन, कि बिना कैटेगराइजेशन के हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपकी क्लास में क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है ना कि किस तरह से, क्योंकि कौन सा ग्रुप है वो कौन सी एक्टिविटी करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, या इसे आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, नोट कर लीजिए। तो यहां पर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, अब ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिन्हें बहुत ही वैल्यूबल माना जाता है, ठीक है, यानी कि मोस्ट वैल्यूबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी फ्लोरा एंड फोना। ठीक, और इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है, ओके, उसका मोर देन 50% क्या डिक्लेयर कर दिया गया, एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो इनको कैटेगराइज किया गया कि ये बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट है, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज नो वन कैन एंटर, एंट्री इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब जो सेकंड कैटेगरी है, ये तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई, सेकंड कैटेगरी जो है फॉरेस्ट की, वो है फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड, यानी कि इनको डिप्लीशन से बचाना, यानी कि इनको क्या नहीं हो, ये डिप्लीट नहीं हो, ये कम नहीं हो, ठीक। और इस तरह से जो 1/3 एरिया है वो कौन से फॉरेस्ट में आ गया, टोटल फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ठीक है। मोर देन हाफ यानी कि 50 से ज्यादा % इसमें आ गया, ओके, और यहाँ पे 33% करीब इसमें आ गया, किसमें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। इसके अलावा जो दूसरे फॉरेस्ट थे, वेस्ट लैंड थी, ओके, जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है और या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिलोंग करती है या और कम्युनिटीज को बिलोंग करती है, उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, यानी कि जो बाकी बचा हुआ था वो किसमें आ गया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। जो वेस्ट लैंड है, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया ही है कि वेस्ट लैंड जिसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जो लैंड डिग्रेड हो जाती है, वो वेस्ट लैंड में आती है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू द दैट इज या गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी पर्टिकुलर, आगे हम देखेंगे कम्युनिटीज का रोल कंजर्वेशन में, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया, इनको बांट दिया गया, क्योंकि एक साथ, क्योंकि अलग अलग तरह के फॉरेस्ट थे, तो किसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए और उनके लिए क्लासिफिकेशन, है ना, क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, तो यहां पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब
यहाँ पर फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, अब आप देखिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ओके, और यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो सब में इक्वल परसेंटेज तो है नहीं फॉरेस्ट का। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट का नंबर जो है या फॉरेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट वो बहुत ज्यादा है, ठीक। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो मैंने आपको भी 3 कैटेगरीज बताई, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन दोनों को मिलाकर, मतलब रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर इक्वल टू परमानेंट फॉरेस्ट, इनको क्या बोला जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो परमानेंट फॉरेस्ट होते हैं, इनका मेन पर्पज ये होता है कि यहां पर इसको मेंटेन किया जाए, किस पर्पज, किस उद्देश्य के लिए, ठीक है, तो ताकि टिम्बर का प्रोडक्शन हो सके, ओके। और यहां पर इनको प्रोटेक्टिव रीजन के लिए पूरी तरह से, मैंने आपको बोला ना कि विदाउट परमिशन नो वन कैन एंटर, कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो ये जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन दोनों को क्या कैटेगरी में डाल दिया गया, दोनों मिलाकर क्या जाने जाते हैं, दे आर नोन एज द परमानेंट फॉरेस्ट, ओके। तो यहां पर मध्य प्रदेश जो है स्टेट, इसको एज ए एमसीक्यू भी लर्न कर लीजिएगा 1 मार्क। मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट एरिया है वो कौन से फॉरेस्ट में आता है, परमानेंट, यानी मध्य प्रदेश के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 3/4 यानी कि 75% किस में आता है, दैट इज द परमानेंट, मतलब अंडर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ओके। और जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनका भी लार्ज परसेंटेज किसमें आता है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, ठीक है। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ओके, इनका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, राजस्थान। और जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कम्युनिटी ही ऑनर है फॉरेस्ट की, और बहुत, ओके, तो और पार्ट्स ऑफ द गुजरात, यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसका है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट का। तो ये जो है मींस डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, कि किस स्टेट में किस कैटेगरी के फॉरेस्ट का नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो ये ओनली फॉर 1 मार्क, ये एमसीक्यू में आता है, एज सच आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे ही लर्न करिएगा कि किस एरिया में कितना ज्यादा। और इसमें मेन ये है कि सबसे लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट किसका है, तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है बच्चों। तो ये है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कम्युनिटी, कि जो कम्युनिटी होती है यानी ग्रुप ऑफ द पीपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है वो अनक्लास कैटेगरी में आता है, यानी उसके ऑनर कौन होते हैं, कम्युनिटी होती है। और ऐसे ही सेंट्रल इंडिया में भी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको हम कम्युनिटी, अगर आपको याद है तो आपने क्लास 9th में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म पढ़ा था, ओके। तो उस चैप्टर में आपने देखा था कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो वर्शिप करती हैं, है ना। पहले तो सभी लोग नेचर की वर्शिप करते थे, या स्पेशली अभी भी जो ट्राइबल पीपल है, ओके, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं, तो वो जो है उनका जो फॉरेस्ट है वो होम होता है ना। कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऐसी हैं कि जो क्या करती है, दैट इज फॉरेस्ट को ऐसे अपना होम मानती हैं, ओके। तो ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, जैसे बिश्नोई है राजस्थान के, ओके, ऐसे ही बिरसा मुंडा जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, आपको पता है। तो यहाँ पर कुछ एरिया जो है इंडिया के, उसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो स्ट्रगल करती हैं, वो लड़ती हैं। वो किसके लिए लड़ती हैं, कंजर्वेशन ऑफ दीज हैबिटेट्स, ओके। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइजिंग कि वो सिक्योर करें, क्या सिक्योर करें, उनका लाइवलीहुड। आपको पता है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट या उसके आसपास रहती है, तो उनका तो पूरा जो जीवन यापन होता है, यानी कि अर्निंग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दे टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। और ऑब्वियस है वो उसको बचाना चाहेंगे। तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ पर, वो सब इसके लिए स्ट्रगल करती हैं। और बहुत सारे एरिया में सिर्फ ट्रेडिशनल कम्युनिटी नहीं, विलेजर्स भी, वो भी क्या करते हैं, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बिश्नोई कम्युनिटी का एक एग्जांपल है कि वो किस तरह से, ओके। ऐसे ही आपको पता है चिपको मूवमेंट, कि जब वहां पे डिफॉरेस्टेशन के लिए गए तो लोगों ने किस तरह से हक कर लिया, और पेड़ों को कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, उससे पहले आपको हमें मारना होगा। तो इस तरह के हमें बहुत सारी एग्जांपल है जो अभी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ओके, जो क्या करती हैं कि वो अपने होम को, मतलब एज ए फॉरेस्ट को क्या करती है, सेव करती है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया ना, नेचर को वर्शिप करती है, प्रकृति की पूजा करती है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, कि राइट द रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन ऑफ द
बायोडाइवर्सिटी या फ्लोरा या फोना, तो आपको ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखने होंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो राजस्थान का है। ओके, ये है राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर में। ओके, तो यहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, यहाँ के जो लोग हैं, ओके, तो जब यहाँ पर माइनिंग के लिए, यानी कि वहां पे मिनरल्स के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए जब लोग आए, तो इन्होंने ये खुद लड़े उनसे, और इन्होंने कहा क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ये है कि आप इसमें माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये भी राजस्थान से ही है। यहां पर 5 गांव के लोग, है ना, जो 5 गांव के लोग हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने अपनी 1200 हेक्टेयर लैंड को एज ए फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं, यहाँ पे लोगों ने ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, और इसका नेम था भैरव देव डाकर सोनचुरी, है ना, लोकल लैंग्वेज में सेंचुरी को दैट इज द सोनचुरी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। और इन्होंने खुद ही फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। ओके, और यहां पर उन्होंने अपने ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और उन्होंने कहा कि हम आपको हंटिंग अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर, और हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, और आउटसाइड एनक्रोचमेंट, बाहर से जो भी लोग, बाहरी लोग आते हैं, ओके, उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं। तो ये बहुत ही गुड एग्जांपल है कि वहां के लोगों ने ही जो इतना बड़ा लैंड था उसको एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, है ना, सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल्स तो हो गए राजस्थान से। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर, जो है हिमालय से। चिपको मूवमेंट जो भी मैं आपको बता रही थी, सुंदरलाल बहुगुणा इसके सोशल एक्टिविस्ट है। ओके, और यहां पर जितने भी कॉमन लोग थे, उन्होंने भी डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट क्या किया, खड़े हो गए, और उन्होंने खुद एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ लगाए, और जो भी वहां की इंडिजीनियस स्पीशीज थी, यानी कि डिफरेंट डाइवर्सिटी जो प्लांट्स की थी, उसको भी सक्सेसफुली क्या कर लिया, प्रोटेक्ट किया। तो चिपको मूवमेंट इज द गुड एग्जाम्पल फ्रॉम द हिमालय। चंपा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ये, हिमाचल प्रदेश की, कि किस तरह से वहां पर लोग, ओके, इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए जब वहां पे लोग आए, क्योंकि वहां पे टिम्बर और उसके लिए जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है, द रोल ऑफ द कम्युनिटी, और जैसा मैंने कहा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल्स जो है आप पॉइंट वाइज इनको लर्न करिए, और इनको आप लिखिएगा कि किस तरह से। ओके, और इसके अलावा कुछ मेथड्स और हैं। ओके, मींस किस तरह से ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, यानी कि अब जैसे मैंने आपको बताया 1970s में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, फिर इसको अमेंड किया, है ना, और इस तरह, लेकिन उससे पहले भी ऐसा तो है नहीं, इंडिया में तो एक कल्चर रहा है, ट्रेडिशन रहा है, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट आर व्हाट, डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स बहुत सारे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपने फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए न्यू मेथड्स इवॉल्व किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, इनोवेट किए गए। इकोलॉजिकल फार्मिंग, ओके, ये बहुत हो रहा है कि किस तरह से हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, इनका यूज कम करें, या हम दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ओके, ऐसे ही फार्मर और सिटीजन्स जो हैं वो बीज बचाओ आंदोलन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो है टेहरी, दैट इज इन द उत्तराखंड, ओके, वहां पर चलाया गया, और वहां पर उन्होंने नव दान्या ये कहा कि किस तरह से वो क्रॉप प्रोडक्शन को ही डाइवर्सिफाई कर कर, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग आपको पता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ही, ओके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके ही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मींस फार्मर्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन, ओके, दैट इज इन द टेहरी, जो एक उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्या, ओके, ये जो थे इन्होंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे इन्होंने कहा, क्या कहा कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन हम कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि आप इसका ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर कर, इकोलॉजिकल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर कर भी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि किस तरह से ट्रेडिशनल जो मेथड होते थे, क्योंकि पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स इनका यूज होता नहीं था ना, ऑर्गेनिक ही फार्मिंग होती थी, नेचुरली होती थी। तो अभी भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, और वो ये सब इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल है, बिकॉज मैंने कहा ना कि यहाँ हमारा टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज का रोल देख रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि किस तरह से लोकल कम्युनिटीज जो हैं, तो ये है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, ये भी अलग से एज ए 2 मार्क्स भी आ सकता है। ओके, ये गुड एग्जाम्पल क्यों है, इसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक, उन्होंने ये
यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम मैनेजमेंट करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है मींस इसको फॉर्मली 1988 में स्टार्ट किया गया। और फर्स्ट स्टेट क्या थी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। जेएफएम यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसने सबसे पहले, विच स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट, तो आपका आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट हु पास द रेजोल्यूशन फॉर जेएफएम यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो एमसीक्यू के लिए इसको याद रखिएगा। और जेएफएम जो है यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट, जॉइंट यहाँ पे जॉइंट कौन कर रहा है, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, दोनों साथ मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पे जेएफएम किस पे डिपेंड करता है कि जो लोकल यानी कि जैसे विलेज है, ओके, वो क्या करे, प्रोटेक्शन ले ताकि फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा सके, लैंड को मैनेज कर सके, ओके। और इसके रिटर्न पर जो कम्युनिटी है उनको कुछ बेनिफिट दे। बेनिफिट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ओके। तो गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देगी उनको, गवर्नमेंट जो है वो उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस यानी कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में शेयर मिलेगा। आपको पता है ना बच्चों, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है ना। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं कि हाई प्रोफाइल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत आसानी से बहुत सारे विषयों की, और सिर्फ आपके एकेडमिक ही नहीं और भी विभिन्न, तो इसी तरह से यहां पर भी मोटिवेशन उनको ये दिया गया कि जो कम्युनिटीज हैं वो क्या, अगर वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज कर रही हैं, है ना, लैंड मैनेजमेंट कर रही हैं, तो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जो है, इन कम्युनिटी को क्या देगा, इनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट देगा, शेयर देगा टिम्बर में, ओके, और सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो इसी तरह से इसका नेम हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, की मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोज हु आर द लोकल पीपल यानी कि जो वहां के लोकल लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ये स्पेसिफिकली, तो ये प्रोग्राम जो है फर्स्ट, और उसके बाद तो बहुत सारी स्टेट्स में दिस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये अब चल रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, दैट इज इनिशिएट किया। समझ में आया बच्चों। और आपको पता है कि अभी भी मतलब आज हमने देखा कि बहुत सारा 1970 से लेकर आज तक बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं कॉन्जर्वेशन के लिए, बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी, ओके, दैट इज इसको मेंटेन करने के लिए बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं, है ना, बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं। और इस तरह से जैसे इंडिया में 17 बायोस्फीयर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो ये जितने भी बायो दैट इज द स्फीयर्स हैं यानी कि ये पार्क है, तो यहाँ पर मेन यही है कि हमें ये क्लियर लेसन मिलता है। इससे क्या लेसन मिलता है कि जो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो रिकंस्ट्रक्शन यानी कि डायनामिक, यानी कि जो हमें डेटा मिलता है, किसका डेटा मिलता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन यानी डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, किलिंग ऑफ द एनिमल, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब एफोरेस्टेशन, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, ओके। कुछ लोकल कम्युनिटीज हैं जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से सरिस्का में, अलवर में, ओके, कि किस तरह से लोकल कम्युनिटी ने, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, ओके, उड़ीसा में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिसोर्सेज को मैनेज करने की ये कोशिश चल रही है, बट कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है, वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगली सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बाहर के भी लोग आते हैं जो हमारे फ्लोरा और फोना को नुकसान पहुंचा रहे। तो देयर इज अ स्टिल लॉन्ग वे, है ना। तो अभी हमें बहुत लंबा, अब ऐसा नहीं कि सब हो गया, क्योंकि आप हैं भविष्य के निर्माता, तो आपको भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग वे है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाए, दैट इज इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसी तरह से कि ऑटोमेटिकली उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और हमारी कंट्री का भी होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाएंगे, हम वर्ल्ड में जो जितनी भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया में तो ओल्ड ट्रेडिशन रहा है, आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो जो ट्रीज होते हैं उनको वर्शिप किया जाता है, जैसे कि वो तुलसी है तो आपको पता है तुलसी की किस तरह से पूजा की जाती है, ठीक है। ऐसे ही टैमरिन का ट्री है, मैंगो है, पीपल है, बैनियन है, तो ये जितने भी हैं इनका एक सिग्निफिकेंस है, क्लियर। तो इनको एक बहुत ही ज्यादा सैक्रेड माना जाता है, इनकी वर्शिप की जाती है। तो इस ट्रेडिशन को हमें कंटिन्यू रखना है, और ये किसके हेल्प से हो सकता है, ये कम्युनिटी की हेल्प से हो सकता है। और मोर ओवर एनिमल्स भी जो हैं, आपको पता है कि काउ जो है उसको एज
मदर माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। मंकीज हुए, है ना, ऐसे ही चिंकारा है। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जो है अलग अलग, वो इनकी वर्शिप करते हैं। तो जब हम इन कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं कंजर्वेशन में, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हैं पीपल सेंट्रिक हो जाएंगी, यानी कि कम्युनिटी उनके सेंटर में होगी और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं और कंजर्वेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। माइट बी आपको सब समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।